दोस्तों खान सर की पीडीएफ का जो है लेकर के लिए आगे है श्वसन तंत्र का संपूर्ण जो है थ्योरी क्लास। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इस श्वसन तंत्र का जो है संपूर्ण विश्लेषण खान सर की पीडीएफ का देख करके जाइए। आपको जो है श्वसन तंत्र से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे और आपको जो है पूरा दिखाते हैं। तो पीडीएफ यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है और ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है श्वसन तंत्र रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन तंत्र के बारे में संपूर्ण विश्लेषण जानने वाले हैं। एक खान सर के पीडीएफ का है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है खान ग्लोबल स्टडीज। यहाँ पे देख सकते हैं गोलाई में लिखा गया खान ग्लोबल स्टडीज और ये खान सर के पीडीएफ का है। संपूर्ण आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए। देख सकते हैं किस तरीके से विस्तार पूर्वक दिया गया है, सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले जान लेते हैं श्वसन तंत्र आखिर है क्या। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से जो है श्वसन तंत्र यानी जो है श्वसन तंत्र कहते हैं। कि जो श्वसन की क्रिया में जो हम लोग सांस जो लेते हैं इस क्रिया में जो भी अंग मदद करता है वही तंत्र जो है श्वसन तंत्र कहलाता है, वही अंग जो है। इतना समझ गए। चलिए अब जो समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है। तो क्या होता है श्वसन की क्रिया में जो होता है ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है यानी O2 को जो है ग्रहण किया जाता है और इसके बाद जो है वहाँ पे O2 ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज को तोड़ देता है। ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं तो वो अंदर जा करके ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ करके ये CO2 और H2O में बदल देता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलता है और इसके साथ ही साथ ऊर्जा यानी ऊष्मा भी निकलता है इसके साथ साथ। आगे देख सकते हैं श्वसन तंत्र जो है इसका समीकरण की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं श्वसन तंत्र का समीकरण है C6H12O6 प्लस 6O2 और अभिक्रिया का चिन्ह दिया है। इसके बाद लिखा है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 के Cl यानी जो है 686 केल्विन जो है ऊर्जा। यहाँ पे देख सकते हैं CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल होता है और ऊर्जा यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो ऊष्मा। C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है और 6O2 ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का O2 सूत्र होता है। आगे बात करें तो यहाँ पे देख लिए। चलिए अब ये जो है श्वसन तंत्र का समीकरण था। आगे बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा यानी ऊष्मा निकलती है और यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। क्या होता है कि श्वसन की क्रिया जो होता है ये ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाता है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीकरण होता है और वहाँ पर जो है ऊर्जा निकलता है। ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा निकलता है वहाँ पे और इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वो जो है सांस नहीं ले पाता है, इसलिए जो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि श्वसन की क्रिया एक अपचयी क्रिया है यानी जो है श्वसन की क्रिया एक अपचयी क्रिया है, इसको भी याद रखना है। अगला नोट में दिया गया है, देख सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख सकते दिया गया है कहा गया स्तनधारी में श्वसन का वर्णक कैसा होता है। तो स्तनधारी जो होता है उसमें श्वसन का रंग जो होता है ये हीमोग्लोबिन होता है, वर्णक जो होता है। अगला है कि मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा जगत में श्वसन का वर्णक हीमोसाइनिन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मानव शरीर का श्वसन ईंधन कौन सा है। मानव शरीर का श्वसन ईंधन है ग्लूकोज और मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा जो कहलाता है ये ATP कहलाता है। मानव शरीर का ऊर्जा मुद्रा ATP कहलाता है। अगला पॉइंट है कि श्वसन प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र स्पाइरोमीटर कहलाता है और श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाला जो होता है ये मस्तिष्क का भाग, जो श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है वो मस्तिष्क का भाग जो कहलाता है वो कहलाता है पॉन्स वेरोलाई। पॉन्स वेरोलाई मस्तिष्क का भाग है जो श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाला भाग जो होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं कि श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास किसको कहते हैं। तो सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं और श्वासोच्छ्वास जो है ये दो प्रकार का होता है। सांस जो हम लोग अंदर लेते हैं, जो सांस को अंदर लिए और अंदर से फिर जो हम सांस को बाहर छोड़े, तो यही क्रिया जो है सांस को अंदर लेने की क्रिया और बाहर छोड़ने की क्रिया जो है ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है। और श्वासोच्छ्वास से जो होता है ये दो प्रकार से होता है, दो प्रकार है श्वासोच्छ्वास के। एक कहलाता है निःश्वसन, यहाँ देख सकते हैं, एक कहलाता है निःश्वसन और एक कहता है निःश्वसन।
निःश्वसन मतलब और निःश्वसन मतलब क्या होता है, चलिए आगे बताते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं निःश्वसन, पहला भाग जो है निःश्वसन, इसको जान लेते हैं। सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैसें लेते हैं। क्या होता है, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, सांस जो हम लोग अंदर लेते हैं तो वही क्रिया जो है निःश्वसन कहलाता है, और जो हम बाहर छोड़ते हैं वो निःश्वसन कहलाता है। तो सबसे पहले निःश्वसन मतलब हो गया जो हम सांस अंदर लेते हैं वो क्रिया निःश्वसन कहलाता है। और सांस अंदर जो लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैस लेते हैं और कितना मात्रा में ग्रहण करते हैं वो देख सकते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हम लोग 21% ग्रहण करते हैं, यानी सांस लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0% सांस लेते हैं। नाइट्रोजन 78% हम लोग जो है सांस लेते हैं। और ये हो गया सांस जो हम लोग ग्रहण करते हैं। अब आपको बताते हैं कि निःश्वसन क्या है और इसमें जो हम कितना गैस बाहर छोड़ते हैं सांस लेने के बाद जो है। तो निःश्वसन का मतलब होता है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निःश्वसन कहते हैं। और जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। निःश्वसन में निम्नलिखित गैसें निकलती हैं। क्या होता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वही क्रिया निःश्वसन कहलाता है, यानी बाहर छोड़ते हैं तो वो क्रिया जो है निःश्वसन कहलाता है। और जितना मात्रा में हम ग्रहण किए थे उससे कम मात्रा में बाहर जो छोड़ते हैं यही निःश्वसन का एक कारण है, जो है जितना हम ग्रहण किए उससे कम मात्रा में जो है बाहर छोड़ते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ दिया गया है ऑक्सीजन जो हम लोग 17% बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 4.6% छोड़ते हैं और नाइट्रोजन 78% छोड़ते हैं। इसका बात करें तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ऑक्सीजन को हम लोग जो है 21% ग्रहण किए थे, लेकिन ऑक्सीजन को जो हम बाहर छोड़ते हैं तो 17% छोड़ते हैं, यानी 4% हम लोग अपने अंदर रख लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं। दूसरा चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग ग्रहण किए थे, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो छोड़ते हैं ये 4.6% बाहर छोड़ते हैं, ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं। नाइट्रोजन 78% ग्रहण किए थे और 78% नाइट्रोजन यहाँ पे बाहर भी छोड़ रहे हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मात्रा पे निर्भर करता है गैस को जो है श्वसन की क्रिया में गैसें को बाहर छोड़ने और अंदर ग्रहण करने की क्रिया में जो है। अगला पॉइंट देख सकते हैं, यानी प्रमुख श्वसन अंग क्या कहलाता है। प्रमुख श्वसन अंग के बारे में, श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। श्वसन की क्रिया में जो होता है जो भी अंग स्वतंत्र यानी जो है श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वही जो कहलाता है वो कहलाता है, आप देख सकते हैं श्वसन अंग कहलाता है। श्वसन अंग के नाम देखिए तो पहला श्वसन अंग का नाम है एक कोशिकीय जीव जो विसरण विधि द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। दूसरा है जलीय जीव जो गिल्स होता है, गिल्स के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है, क्लोम यानी गल्फर के द्वारा जो मछली सब होता है। तीसरा है कीट जो है ये श्वास नली के द्वारा ग्रहण करते हैं। और टेडपोल यानी मेढक का बच्चा जो होता है ये गिल्स के द्वारा ग्रहण करता है श्वसन की क्रिया। निष्क्रिय मेढक जो होता है, जो बड़ा मेढक होता है वो त्वचा के द्वारा करता है, जो भूमि के अंदर जो पाया जाता है निष्क्रिय मेढक वो त्वचा के द्वारा जो होता है ये क्या कहते हैं श्वसन की क्रिया करता है। और मानव जो होता है ये फेफड़ा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। केचुआ जो होता है केचुआ ये भी त्वचा के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। जीवाणु ये मीसोसोम के द्वारा श्वसन की क्रिया करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं मानव का श्वसन मार्ग क्या कहलाता है। मानव जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है, लेकिन ये मानव का श्वसन मार्ग क्या कहलाता है ये जान लीजिए। मानव का श्वसन मार्ग की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग के अनुसरण करती है उस मार्ग को ही श्वसन मार्ग कहा जाता है। मानव जो होता है ये जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग से जिस रास्ता से अनुसरण करता है उसी रास्ता को जो है श्वसन मार्ग कहा जाता है। और श्वसन मार्ग निम्नलिखित है। मानव के श्वसन मार्ग जो होता है ये निम्नलिखित है जो इस प्रकार से दिया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से श्वसन मार्ग हैं। पहला का बात करें तो पहला है देख सकते हैं नासा छिद्र, दूसरा जो है ये है नासिका कपाट, तीसरा है ग्रसनी, चौथा जो है ये है स्वर तंत्र, पांचवा है श्वास नली, छठवां है ब्रोंकाई और सातवां है ब्रोंकियोलिस और आठवां है वायु कोष्ठ। ये 8 है और 2 है दिखाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। नौवां जो है ये है रुधिर कहलाता है और 10वां जो है ये कहलाता है कोशिका। ये 10 जो है यानी जितना भी बताया अभी 10 तो ये 10 श्वसन मार्ग कहलाता है मनुष्य का। चलिए अब इसके बारे में श्वसन तंत्र जो इसका चित्र बताते हैं, फिर इसके डायफ्राम के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, इसके बाद जो है अगला चैप्टर के बारे में बताते हैं। आगे जो है इसी में जो है आगे पॉइंट कैसे बताएंगे आगे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं ये मनुष्य का श्वसन तंत्र है, यानी श्वसन तंत्र का जो है चित्र है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मुख गुहा कहलाता है। यहाँ पे श्वसन की क्रिया यहाँ से ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा और नाक के द्वारा जो है ग्रहण करते हैं। और यहाँ से जो आता है ये इस तरीके से आता है और ये फेफड़ा में आता है। फेफड़ा से ये जो है बहुत सारे जो है ब्रोंक्यूल्स और
जो ब्रोंकोयोल्स कहलाता है। ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इस तरीके से जो है श्वसन की क्रिया में ग्रहण करते हैं, यहाँ से ग्रहण करता है, ये फेफड़ा में आता है और फेफड़ा में जो है सांस जो होता है ये ग्रहण करता है। 2 फेफड़ा पाया जाता है, देख सकते हैं, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है यहाँ पे। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। डायफ्राम क्या है, ये जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायफ्राम कहलाता है। यहाँ पर जो इस तरीके से जो है ये डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन की क्रिया में जो है। चलिए डायफ्राम के बारे में बात करते हैं। यहाँ दिया गया है डायफ्राम गुंबदाकार पेशिया रचना होते हैं, गुंबद के आकार की पेशिया रचना होता है, देख सकते हैं। और यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। ये वक्ष गुहा के नीचे पाया जाता है, ये वक्ष गुहा ऊपर में हुआ, इसके नीचे में ये पाया जाता है डायफ्राम जो होता है यहाँ पे। अगला बात करते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट देख सकते हैं, यह एक संयोजी ऊतक का बना होता है डायफ्राम, और निःश्वसन में यह 75% योगदान देता है। जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं उस क्रिया के दौरान जो है 75% ये योगदान देता है डायफ्राम जो होता है। अगला पॉइंट देख सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है और फेफड़े का आकार बड़ा हो जाता है, जिस कारण फेफड़े में हवा प्रभावित होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है और फेफड़े का आकार छोटा हो जाता है, जिस कारण फेफड़े से हवा बाहर निकल जाती है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट देख सकते हैं, गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्भवती महिला जो होता है उसमें डायफ्राम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है चित्र जो दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं डायफ्राम का चित्र दिया गया है। और यहाँ पर डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है। जितना अगर डायफ्राम टूट जाता है तो व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है। अब आगे है नासा छिद्र, नासिका कपाट, ये जो आपको 10 पॉइंट जो बताए थे। नासा छिद्र जो है इसके बारे में जानते हैं, फिर नासिका कपाट के बारे में जानेंगे, फिर आगे जो है संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। खान सर का PDF है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं बाय खान सर, जूलॉजी बाय खान सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला पार्ट की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है नासिका जो है नासा छिद्र जो होता है ये श्वसन तंत्र में ये क्या है। नाक का यह अगला भाग होता है और इसी भाग से वायु अंदर जाती है और इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं और हवा को गर्म करते हैं तथा हवा को गीला करते हैं। क्या होता है, नाक जो होता है, जैसे मनुष्य जो होता है, ये मनुष्य का जैसे फेफड़ा का हो गया, तो यहाँ पर जो होता है क्या होता है, यहाँ पे नासिका छिद्र जो पाया जाता है, यहाँ पे ये नासिका नाक में जो छोटे छोटे बाल पाया जाता है वो क्या करता है, धूल कण को रोकने का काम करता है और इसके साथ साथ जो हम लोग हवा को ग्रहण करते हैं, जो सांस जो लेते हैं उसको गर्म कर देता है तथा गीला बना देता है। यहाँ पर जो ये बाल का यही काम है, इसके द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। ये हो गया। ये मुख गुहा, ये मुंह जो पाया जाता है इसका अगला भाग कहलाता है, मुंह जो पाया जाता है इसका अगला भाग जो होता है ये नासिका छिद्र जो है नासा छिद्र कहलाता है। तो चलिए अगला बात करें तो अगला पॉइंट है, यहाँ आप देख सकते हैं नासिका कपाट। नासिका कपाट जो होता है यह नाक का पिछला भाग होता है। ये नाक जो होता है इसके पीछे वाला जो भाग होता है यहाँ का, ये नासिका जो है नाक का पीछे वाला भाग, ये नासिका कपाट कहलाता है। और इसमें एक चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, एक म्यूकस पाया जाता है चिपचिपा। और ये नासिका कपाट के पास जो होता है ये ऑल्फैक्टरी लव पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। तो नासिका कपाट जो होता है उसमें एक चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, याद रखना चिपचिपा म्यूकस जो होता है ये नासिका कपाट में ही पाया जाता है। तो 2 चीज़ के बारे में जान लीजिए, आपको जो है 10 को कंप्लीट कराने वाले हैं इस पार्ट में जो है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में जानते हैं। ग्रसनी जो होता है यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे पाया जाता है और इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। क्या होता है, ग्रसनी जो होता है ये नासिका कपाट जो होता है यानी नाक के बाद जो होता है, देख सकते हैं ये नाक के बाद नासिका कपाट यहाँ पाया जाता है, इसके बाद जो होता है यहाँ पे ये ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी कहलाता है, ये आया है इस तरीके से। ग्रसनी जो होता है ये मुख गुहा के पीछे पाया जाता है, इसके जो पीछे पाया जाता है और उसमें भोजन तथा वायु दोनों पाए जो है जाते हैं इसी के द्वारा। ग्रसनी के द्वारा भी भोजन भी जाता है और वायु भी यानी जो है सांस जो हम लेते हैं तो वो भी हवा भी जाता है इसी के द्वारा जो है। रिमार्क में देख सकते हैं ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ता है। और ये जो है ग्रसनी जो होता है ये ग्रास नली इससे जुड़ जाता है, ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ जाता है निगल द्वार के द्वारा। हम लोग जो कोई चीज़ निगलते हैं तो इस तरीके से जो है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं कि ग्लास नली यानी जो है यहाँ पर ग्रास नली होना चाहिए। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये ग्रास नली जो होता है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की होती है और ग्रसनी स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ता है। ग्रसनी जो होता है ये स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ जाता है एकदम जो है। अगला पॉइंट देख सकते हैं ये स्वर तंत्र क्या होता है, स्वर तंत्र के बारे में जान लीजिए। अगला पॉइंट जो है स्वर तंत्र के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं
स्वर तंत्र जो है यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है स्वर तंत्र, और यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। और स्वर तंत्र की दीवार जो होता है ये उपास्थियों के 9 टुकड़ों द्वारा बनी होती है, यह उपास्थियों के 9 टुकड़ों द्वारा बनी होती है, और यह आवाज़ निकालने में सहायक है, अतः इसे जो है वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम जो है सारेंक्स करता है। ये जो स्वर तंत्र जो होता है इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, यानी जो है आवाज़ निकालने का जो आवाज़ जो निकालता है ये स्वर तंत्र के द्वारा ही निकाला जाता है, वॉइस बॉक्स कहलाता है। पक्षियों में इसी का काम जो है वॉइस बॉक्स का काम जो होता है ये सारेंक्स कहलाता है, SARYNX सारेंक्स कहलाता है, यानी जो वहाँ पे करता है पक्षी में। आप बात करें तो लॉरेंक्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निकलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली ना जाकर के ग्रसनली में चला जाता है। जब कभी एपिग्लोटिस खुला ही रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है और एपिग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। क्या होता है, हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ पर जो हम लोग सांस जो लेते हैं यहाँ पर एक एपिग्लोटिस पाया जाता है यहाँ पे, और जब हम सांस ग्रहण करते हैं तो ये एपिग्लोटिस ये खुल जाता है और बंद होते रहता है। तो ये खुल जाता है जिसके कारण जो होता है यहाँ पे सांस जो लेते हैं ये अंदर आ जाता है, और जब हम लोग जो है क्या करते हैं भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन जो है निगल द्वार के द्वारा यहाँ पर जो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है जिसके कारण से निगल द्वार के द्वारा जो है भोजन श्वास नली में न जाकर के निगल द्वार में चला जाता है और भोजन। तो 2 रास्ता आता है, ग्रस नली जब आगे जाता है तो ये 2 भागों में जुड़ता है, निगल द्वार और कंठ द्वार में। तो इस तरीके से जो है श्वसन की क्रिया होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे एपिग्लोटिस पाया जाता है, याद रखना वहाँ पे। और जब हम कहीं किसी कारण से एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो वहाँ भोजन अंदर जब श्वास नली में चला जाता है तो वहाँ पे हम लोगों को हिचकी आने लगता है। अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट है देख सकते हैं फेफड़ा के बारे में। फेफड़ा के बारे में जान लेते हैं। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है और यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। फेफड़ों को फुफ्फुस या फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है। क्या कहता है, फेफड़ा जो होता है ये वक्ष गुहा में, वही नहीं फेफड़ा जो होता है वक्ष गुहा में पाया जाता है और यह मानव का मुख्य श्वसन अंग कहलाता है। फेफड़ा मानव का मुख्य श्वसन अंग जो कहलाता है ये फेफड़ा कहलाता है। और फेफड़ा की संख्या मानव में जो होता है ये 2 होता है, फेफड़ा की संख्या 2 होता है। और ये फेफड़ा जो है प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है और फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहते हैं, फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में जो होता है ऑक्सीजन मिला देता है। फेफड़ा जो होता है ये रक्त जो होता है ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन को मिला देता है और ऑक्सीजन मिलाने के बाद जो होता है वो रक्त शुद्ध हो जाता है और यही क्रिया जो कहलाता है ये शुद्धिकरण कहलाता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है और रक्त जो होता है फेफड़ा में जाकर के शुद्ध होता है, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट है श्वास नली, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। इसके बारे में जानिए। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। ट्रेकिया के बाहर जो है कार्टिलेज को सुरक्षा परत कहा जाता है, परत होता है जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखा में बंटे जाते हैं जिसे ब्रोंकाई कहते हैं और आगे जाकर के ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती है जिसे ब्रोंकियोलस कहते हैं। क्या होता है, ये श्वास नली जो होता है ये इसी के द्वारा जो होता है फेफड़ा तक वायु जो है अंदर जाता है, फेफड़ा तक जाता है श्वास नली के द्वारा। श्वास नली की लंबाई जो होता है ये 10 से 11 सेंटीमीटर के होता है श्वास नली की लंबाई। और ये ट्रेकिया के जो बाहर जो होता है कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है, यानी जो है श्वास नली के ऊपर में जो होता है एक परत होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है और ये हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं इसे। ट्रेकिया आगे जाकर के 2 शाखाओं में बढ़ता है। ये ट्रेकिया जो होता है, चलिए चित्र में दिखाते हैं। ट्रेकिया जो होता है ये आगे जाकर के जो होता है 2 शाखाओं में बढ़ता है। ये जो होता है 2 शाखाओं में बढ़ता है। यहाँ पे एक यहाँ पर जो मोटा वाला जो भाग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं मोटा वाला भाग जो होता है ये ब्रोंकाई कहलाता है, यानी जो ब्रोंकाई कहलाता है। और ये ब्रोंकाई भी आगे जाकर के छोटे छोटे ननका धागा जैसे रचना में पाया जाता है, देख सकते हैं बटा है, वो ब्रोंकियोल्स कहलाता है। तो इस तरीके से जो है आगे है। और ब्रोंकियोल्स में छोटे छोटे गुठ जैसे रचना पाया जाता है जिसको जो है वहाँ पे वायु कोष्ठ कहा जाता है। चलिए वायु कोष्ठ के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आगे जाकर के जो 2 भागों में बटा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रोंकियोल्स कहलाता है। और ब्रोंकियोल्स जो है यहाँ पे धागा जैसा रचना जो पाया जाता है ये ब्रोंकाई, यानी जो ब्रोंकियोल्स कहलाता है। जो ये एक धागा जैसा गया है ये ब्रोंकाई कहलाता है। तो इस तरीके से। और यहाँ पर ये गुच्छा जैसा रचना पाया जाता है और ये गुच्छा जैसा रचना जो होता है वायु कोष्ठ कहलाता है, जिसे एलिवेली कहलाता है। देख सकते हैं वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक के बारे में जान लेते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले वायु कोष्ठक के बारे में जान लेते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं वायु कोष्ठक के बारे में। वायु कोष्ठक जो है इसके सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जो है ब्रोंकियोल्स के सिरे पर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे एल्वेलोई कहते हैं, यानी वायु कोष्ठक कहते हैं। वायु कोष्ठक गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब वायु कोष्ठक जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहता है। जब वायु कोष्ठक किसी कारण से जाम हो जाता है तो वो एक बीमारी कहलाता है जिसे निमोनिया कहा जाता है, और इसे फेफड़े की इकाई कहते हैं। वायु कोष्ठक को जो है फेफड़े की इकाई वायु कोष्ठक कहलाता है, यानी जो है एल्वेलोई कहलाता है। टीबी नामक रोग में जो है एल्वेओली जो होता है, ये टीबी नामक रोग में जो होता है ये छेद हो जाता है जब, तो वायु कोष्ठक पर बलगम जम जाता है, उसे दमा का रोग कहते हैं। दमा जो होता है उसे दमा रोग कहते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं, वायु कोष्ठक को इंग्लिश में एल्वोई कहा जाता है, याद रखना है, यानी जो है एल्वियोली कहलाता है। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें रक्त पाया जाता है और रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। एल्वियोली जो होता है ये HB यानी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है। आगे पॉइंट के अगला पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अगला पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है कि जिसमें हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है, और यह ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके कारण जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बांध देता है, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और पुनः जो है एल्वोइली तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो निःश्वसन प्रक्रिया यानी जो वायु कोष्ठक तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं पुनः जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये निःश्वसन है, तो ये वायु कोष्ठक में पहुंचे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे श्वसन कहते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन के बारे में जो है श्वसन के 10 अंग जो था उसके बारे में जान लिए। तो गैसों का परिवहन जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि O2 का परिवहन यानी ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ये प्लाज्मा द्वारा होता है 3% और हीमोग्लोबिन के द्वारा 97% होता है। ऑक्सीजन जो होता है 100% का, इसमें से जो होता है ये 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है और जो होता है 97% जो होता है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा जो होता है ये 97% होता है ऑक्सीजन का परिवहन। अगर बात करें अगला पॉइंट देख सकते हैं, टीडल वॉल्यूम जो कहा जाता है, TIDL टीडल वॉल्यूम जो कहा जाता है, ये एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं तो उसे हम टीडल वॉल्यूम या TB कहते हैं। एक बार में टीडल वॉल्यूम 500 ml होता है, अतः 1 मिनट में TB जो होता है ये इसकी मात्रा बात करें तो 500 गुना 16 हो जाएगा, यानी 8000 ml होता है, जिसे 8 लीटर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है टीडल वॉल्यूम की जो है मात्रा होता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है देख सकते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी के बारे में जाने तो एक बार में ली गई अधिकतम वायु यानी जो है सांस जो लेते हैं इसको टोटल लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है, यानी टोटल लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है, और जिसे शॉर्ट में TLC कहते हैं। और TLC जो होता है लगभग ये 6000 ml या 6 लीटर होता है, और टीडल वॉल्यूम यानी टीडल वॉल्यूम TLC का मात्र जो होता है लगभग 80% होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट देख सकते हैं, जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होता है तो वेंटिलेटर मशीन द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है, और इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होती है, वेंटिलेटर का प्रयोग ICU में होता है। अगर पूछा जाए ICU में किसका प्रयोग होता है तो वेंटिलेटर का प्रयोग होता है ICU में। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है अधिक गहराई पर जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में जो होता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लेकर के जाता है। गोताखोर जो होता है जो अधिक गहराई तक जाता है सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी लेकर के जाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि पानी में कम गहराई तक जाने वाला गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है। जो कम गहराई तक जाता है वो सिलेंडर में जो होता है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले जाता है, जो अधिक गहराई तक जाता है वो ऑक्सीजन के साथ जो होता है वो हीलियम ले जाता है अधिक गहराई तक। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, अगला पॉइंट है देख सकते हैं कि वयस्क मानव 1 मिनट में जो होता है 14 से 18 बार सांस लेता है। 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है वयस्क एक स्वस्थ मानव जो होता है। और छोटा बच्चा 1 मिनट में जो होता है 14 से लेकर के 30 बार तक भी सांस लेता है, लेकिन वयस्क मानव जो होता है ये 14 से 18 बार सांस लेता है।
कोशिकीय श्वसन क्या है सबसे पहले आप जान लेते हैं। कोशिकीय श्वसन यह मानव कोशिका के अंदर होता है और यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें सांस में जो होता है हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, हमें ऊर्जा सांस में प्राप्त होता है। ये कोशिकीय श्वसन के क्रिया के द्वारा जो होता है। और कोशिकीय श्वसन दो प्रकार से होता है। बात करें तो कोशिकीय श्वसन जो होता है ये दो प्रकार से होता है। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार से, पहला प्रकार का नाम है देख सकते हैं कोशिका द्रव में होता है अनॉक्सी श्वसन और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सी श्वसन। दो प्रकार है कोशिकीय श्वसन के, ऑक्सी श्वसन जो कोशिका द्रव में होता है और अनॉक्सी श्वसन जो कोशिका द्रव में होता है और ऑक्सी श्वसन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं चित्र दिया गया है और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है यहाँ पर जो पाया जाता है यहाँ पे, और इसी जो होता है ये पूरा कोशिका का चित्र है। ये जो है कोशिका का चित्र है और कोशिका द्रव, इसमें जो द्रव जो भरा रहता है ये कोशिका द्रव कहलाता है। इस तरीके से समझ गए। अब जान लेते हैं कोशिका द्रव में जो श्वसन होता है अनॉक्सी श्वसन, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, फिर ऑक्सी श्वसन के बारे में जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है। कोशिका द्रव में जो श्वसन होता है अनॉक्सी श्वसन, इसके बारे में जाने तो ये कहलाता है देख सकते हैं यह कोशिका द्रव में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ये जो कोशिका द्रव में अनॉक्सी श्वसन जो होता है ये कोशिका में होता है लेकिन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, यानी अनुपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको जो है अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि बीज का अंकुरन जीवाणु तथा यीस्ट में अनॉक्सी श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है और 2 एटीपी जो शेष बचता है, अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो होता है ये 2 एटीपी का लाभ होता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, रिमार्क में दिया गया है देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र प्रारंभ होता है और ये ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी एसिटाइल को कहते हैं, जो है एसिटाइल CA को कहते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है ऑक्सी श्वसन, इसके बारे में जान लेते हैं ऑक्सी श्वसन के बारे में। ऑक्सी श्वसन जो होता है यहाँ देख सकते हैं यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं क्योंकि यह जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है लेकिन ऑक्सी श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं और इसका खोज जो होता है ये क्रेब्स नामक यानी विद्वान ने किया था, इसीलिए जो है क्रेब्स चक्र इसका नाम दिया। अगला पॉइंट की बात करते हैं देख सकते हैं कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने 2 पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन यानी टूटना होता है और 1 पाइरुविक अम्ल में अपघटन से जो है 18 एटीपी बनता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 पाइरुविक अम्ल के अपघटन से कुल 36 एटीपी बनते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या 38 है जिसमें से 36 जो होता है ये क्रेब्स चक्र और 2 जो होता है ये ग्लाइकोलाइसिस का होता है। यानी जो टोटल जो होता है ये 38 एटीपी होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और क्रेब्स चक्र के दौरान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। श्वसनीय पदार्थ की बात करें तो किसको कहते हैं कि वैसे पदार्थ जिसका कोशिकीय श्वसन के दौरान जो होता है अपघटन होता है यानी टूटना होता है, हमें ऊर्जा को प्राप्ति होती है, उसे जो होता है उसे कोशिकीय श्वसन यानी श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, प्रोटीन, ये सब हो गया। अगर रिमार्क में बात करें तो आंतरिक श्वसन जो होता है ये कोशिकीय श्वसन कहलाता है, यानी आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप हमें सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण होता है आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप जो होता है। और फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाहरी श्वसन कहते हैं जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। इस तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ये खान सर के जो PDF था ये श्वसन तंत्र का, ये यहाँ पे कंप्लीट करिए। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं हम। सबसे पहले समझ लेते हैं उत्सर्जन तंत्र, ये थ्योरी क्लास होने वाला है। उत्सर्जन तंत्र जो है ये उत्सर्जन किसको कहते हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ जो है इसको बाहर से यानी शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यदि शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ है यानी खराब पदार्थ है उसको हम जिस क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं और ये क्रिया जो है उत्सर्जन कहलाता है। तो इस तरीके से उत्सर्जन का परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं यदि उत्सर्जन के बारे में जानना चाहते हैं तो। उत्सर्जन का परिभाषा आप समझ गए। चलिए अब आगे बताते हैं उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन यूरेटोलॉजी कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन जो है ये यूरेटोलॉजी
कहलाता है, इसको याद रखना है। अगला पॉइंट है अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। मानव के शरीर में उत्सर्जी अंग जो है ये कौन कौन से है ये भी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए जिस अंग के द्वारा शरीर से जो है हानिकारक यानी खराब पदार्थ को जो है बाहर निकालते हैं वो अंग जो है उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। उत्सर्जन अंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है यह फेफड़ा, यकृत, वृक्क, आंत और त्वचा। ये जो है यहाँ पे जो 5 गो आपको बताए, ये फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा और वृक्क, ये पांचों मानव के उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। मानव का उत्सर्जी अंग ये पांचों हैं और इसकी पांचों के बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए अब अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले फेफड़ा के बारे में जान लीजिए। फेफड़ा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को और वाष्पशील जो पदार्थ होता है उसका उत्सर्जन जो है ये फेफड़ा के द्वारा ही होता है। और अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये भी फेफड़ा ही भूमिका निभाता है। समझ गए। चलिए अगला पॉइंट है यहाँ आप देख सकते हैं कि त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करती है। त्वचा यानी चमड़ा जो होता है ये पसीना और सीबम का उत्सर्जन करता है। तो पूछा जाएगा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन किस अंग के द्वारा करता है, किस अंग के द्वारा होता है, तो ये होता है त्वचा के द्वारा। अगला जान लेते हैं किडनी के बारे में, यानी वृक्क जो है इसके बारे में जान लेते हैं। वृक्क जो है यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार जो है सेम के बीज के समान होती है। वृक्क का आकार की बात करें तो ये सेम के बीज के समान होता है और मानव शरीर में ये वृक्क जो है 2 वृक्क की संख्या में होती है और सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क ही कहलाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो प्रत्येक वृक्क का भार लगभग जो है 140 ग्राम होता है, प्रत्येक वृक्क का भार। और वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। वृक्क जो होता है ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली होता है उसी में बंद रहता है वृक्क जो है। और यह दाहिना किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे दब जाता है। ये दाहिना किडनी जो होता है यकृत के दबाव के कारण ये दाहिना किडनी नीचे दब जाता है। दाहिना किडनी नीचे दबा रहता है किसके कारण, तो ये यकृत के कारण दबा रहता है नीचे। अगला पॉइंट की बात करें तो कहता है कि वृक्क का बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग अवतल होता है। वृक्क का जो बाहर वाला जो भाग होता है ये उत्तल होता है और भीतर वाला जो भाग होता है ये अवतल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं वृक्क का चित्र है, यहाँ पे जो आप लोग थंबनेल पे देख के आए होंगे वृक्क का चित्र है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही, ये दोनों वृक्क है, दोनों साइड में देख सकते हैं। ये क्या कहते हैं मूत्राशय कहलाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से ये चित्र है, इसके बारे में डिटेल से आप लोग थंबनेल पे देखे होंगे। थंबनेल पे एक वीडियो हम फिर से एक बार समझा देंगे थंबनेल पे डिटेल से। चलिए पहले इसको जो है पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझ लेते हैं, फिर थंबनेल पे इसके चित्र को भी समझा देंगे जो है नाम से, जहाँ नाम जिसका है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट का आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वृक्क के बाहरी पतला भाग को कॉर्टेक्स जबकि आंतरिक मोटा भाग को मेड्यूला कहते हैं। वृक्क के बाहर में जो पतला भाग होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये पतला भाग जो होता है ये कॉर्टेक्स कहा जाता है और अंदर में जो भाग होता है मोटा भाग उसको मेड्यूला कहते हैं। अंदर में जो यहाँ पर भाग होता है इसको मेड्यूला कहा जाता है। तो इस तरीके से वृक्क के यहाँ तक समझ गए। चलिए अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं वृक्क के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 30 यानी जो 3 लाख नसें होती हैं जिन्हें वृक्काणु कहते हैं। वृक्क के अंदर जो प्रवेश द्वार होता है उसी को हाइलम कहा जाता है। इसको याद रखना, हाइलम कहा जाता है प्रवेश द्वार को। और प्रत्येक वृक्क में जो होता है लगभग 3 लाख नस पाई जाती है, नसें पाई जाती हैं और इसी नस को जो है वृक्काणु कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं, हम दिया गया है वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं और मनुष्य के शरीर से उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इन्हीं नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। अतः इन नेफ्रॉनों को उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्याले नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। ये बोमेन संपुट जो होता है ये प्रत्येक नेफ्रॉन के सिरे पर जो है ये मुंह पर जो है कटोरी नुमा पाया जाता है, उसी को बोमेन संपुट कहा जाता है। अगला बात करें तो अगला पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बोमेन संपुट ही रक्त को छानता है, निष्पादन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है। बोमेन संपुट जो होता है ये पदार्थों का पुनः अवशोषण करता है और रक्त का छानने का कार्य भी ये ही करता है बोमेन संपुट। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं वृक्क में रक्त को छाना जाता है। वृक्क जो होता है इसमें रक्त को छाना जाता है और इस क्रिया को जो है अपोहन कहा जाता है, और अपोहन की क्रिया प्राशन विधि द्वारा होता है।
आपको बात बता दें कि वृक्क में जो होता है रक्त को छाना जाता है और ये रक्त छानने की क्रिया जो है ये अपोहन कहलाता है और अपोहन जो होता है ये क्रिया परासन विधि द्वारा होता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है डायलिसिस नलिका जो ये कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा बनी होती है। इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो उसमें से अतिरिक्त यूरिया एन धनायन ऋण ए धनायन इत्यादि उत्सर्जी पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। डायलिसिस एक कृत्रिम मशीन है जो किडनी के जैसे ही कार्य करता है। ये भी देख सकते हैं यहाँ पे किडनी का चित्र है, यहाँ पे देख सकते हैं किडनी का चित्र जो यहाँ पे दिया गया है, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये भी है इस तरीके से रहता है या इस तरीके से नेफ्रॉन का चित्र रहता है। चलिए अगला पॉइंट इसके बारे में डिटेल से समझ लीजिएगा, थंबनेल पे जो है अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे कि धमनी से ब्लड यानी जो है धमनी रेनल धमनी जो होता है इससे ब्लड एंट्री होता है ग्लोमेरुलस बोमेन संपुट में, यानी रेनल सिरा से ब्लड एग्जिट होता है, यानी जो है धमनी से जो होता है ब्लड एंट्री होता है और सिरा से जो है ब्लड एग्जिट होता है यानी बाहर निकलता है। और यूरिटर जो होता है यूरिन कहलाता है, यानी यूरिटर से ही यूरिन मिलता है और अवशोषण जो है ये हेनले लूप के द्वारा होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो मूत्र जो होता है यूरिन का निर्माण वृक्क ही करता है। यूरिन जो बनता है ये वृक्क के द्वारा ही बनता है, वृक्क ही बनाता है, जिसमें कि 95% जल पाया जाता है। यूरिन में जो होता है यूरिन में 95% जल पाया जाता है, 2% लवण पाया जाता है और 2.6% यूरिया पाया जाता है और 0.03% यानी 0.3% जो होता है ये यूरिक अम्ल होता है। और बात करें तो मूत्र का पीएच मान जो होता है ये लगभग 4.8 से 8.4 तक होता है। मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 तक लगभग होता है, इसी के बीच में रहता है। और मूत्र की जो होता है प्रकृति अम्लीय होता है, मूत्र का प्रकृति अम्लीय होता है और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग जो होता है ये बिलुरुबिन के कारण होता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट है वृक्क अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है और वृक्क जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। अगला पॉइंट है वृक्क में पाया जाने वाला पत्थरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। वृक्क में पाया जाने वाला पत्थरी ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का होता है। अगला पॉइंट है वृक्क में पत्थरी का बनना रीनल केलेल कलाई कहलाता है। वृक्क में पत्थरी का बनना रीनल केलेल कलाई कहलाता है। चलिए अब आगे जान लेते हैं अमोनियटिलिक क्या है। अमोनियटिलिक के बारे में, अमोनियटिलिक जो होता है वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं उसे अमोनियटिलिक कहते हैं, जैसे कि कीट मछली हाइड्रा। कीट मछली हाइड्रा जो है ये अमोनियटिलिक जीव कहलाता है, यानी जो है अमोनियटिलिक कहलाता है, इसी के द्वारा होता है। कि इसका परिभाषा समझ गए, वैसे जीव जो उत्सर्जन जो होता है उत्सर्जन से जो होता है अमोनिया उत्सर्जन के रूप में जो है अमोनिया बाहर निकालते हैं वही जो है अमोनियटिलिक कहलाता है। ये सब जो है कीट हो गया मछली हो गया हाइड्रा, ये जो है उत्सर्जन में जो है अमोनिया को बाहर निकालते हैं। अगला जान लेते हैं यूरेट यानी जो है यूरियोटेलिक क्या कहलाता है। वैसे जीव जो उत्सर्जन से यूरिया निकालते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाता है। यूरियोटेलिक की बात करते ये जो है ऐसा जीव जो होता है ये उत्सर्जन के माध्यम से जो है यूरिया को ही बाहर निकालते हैं। जैसे कि स्तनधारी में आ जाता है मानव पशु, स्तनधारी में आ जाता है मानव हो गया पशु हो गया, ये यूरियोटेलिक जीव कहलाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है देख सकते हैं यूरेकोटेलिक वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिक अम्ल निकालते हैं यूरेकोटेलिका कहलाते हैं, जैसे छिपकली पक्षी गिरगिट और सांप। ये सब जीव जो होता है ये यूरिकोटेलिक कहलाता है और ये जो उत्सर्जन के माध्यम से जो होता है यूरिक अम्ल को बाहर निकालने का कार्य करता है। अगला पॉइंट है देख सकते हैं कि ग्वानोटेलिक क्या कहलाता है। ग्वानोटेलिक वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हो ग्वानोटेलिक कहलाते हैं, जैसे मकड़ी हो गया ये सब जो है ग्वानोटेलिक जीव कहलाता है। ये उत्सर्जन से जो होता है ग्वानिन निकालते हैं। और कीटों में उत्सर्जन के लिए जो होता है हरित ग्रंथि पाया जाता है, कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि पेड़ पौधों का गोंद जो होता है लाशा जो होता है दूध जो होता है उनका उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। पेड़ पौधों में गोंद दूध तथा लसा जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। आपको जो है इस वीडियो में जो है
जो उत्सर्जन तंत्र जो था चैप्टर, इसका जो है कंप्लीट चैप्टर करा दिए, जो कि इससे बाहर आपका एक कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है यदि आप एक एक पॉइंट को जान चुके हैं तो। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको बता दें कि ये चैप्टर देख सकते हैं उत्सर्जन तंत्र हो गया। इसके बाद चैप्टर का नाम है ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय जो है इसके बारे में पूरा चैप्टर है। और यहाँ पे देख सकते हैं रक्त समूह हो गया, ये सारा जो है खान सर के पीडीएफ है। तंत्रिका तंत्र और भी बहुत बड़ा पीडीएफ है, तंत्रिका तंत्र और पेशिया उतक, उतक के बारे में जितने भी चैप्टर है, कंकाल तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो हो गया, इसके बाद जो है श्वसन तंत्र, सारा चीज़ जो है कंप्लीट पीडीएफ है। यदि आप पीडीएफ का जो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर के साइंस थ्योरी क्लास लिखा होगा, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। यदि आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप लोगों को जो है पीडीएफ यदि चाहते हैं तो आप लोगों को जो है कमेंट करना है, और कमेंट करने के बाद जो है आपको जो वहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से जो आप जो है उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ फी रहने वाला है, बहुत ही छोटा सा फी रहने वाला है, और इसके बाद जो आप पीडीएफ को ले सकते हैं यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो। नहीं तो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, और वहाँ से जो है साइंस थ्योरी क्लास में जाकर के जो है सारा पीडीएफ का जो है जितना भी साइंस का है ऑल चैप्टर का थ्योरी क्लास करा दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।